कल से हिंदुस्तान में चुनाव शुरू हो जाएंगे। कल त्रिपुरा में इलेक्शन होगा और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव होगा। दक्षिण का बड़ा राज्य कर्नाटक, सेंट्रल इंडिया का अहम राज्य मध्य प्रदेश, कांग्रेस के शासन वाले राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहां इसी बरस चुनाव होने हैं। बीजेपी ने विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी इंटरनल सर्वे करवा लिया है। पार्टी के कुछ सीनियर नेता बताते हैं कि बीजेपी के इंटरनल सर्वे का तरीका बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग होता है। एजेंसी के अलावा पार्टी अपने काडर और फिर संघ, तीनों के जरिए ग्राउंड की सही पिक्चर पता करती है। बीजेपी का टारगेट है त्रिपुरा से जीत की शुरुआत हो और 2024 के मई महीने तक वो एक भी चुनाव ना हारे। लेकिन इस रास्ते में कई रोड़े हैं। बीजेपी को कहां कहां से ग्रीन सिग्नल मिलता दिख रहा है और रास्ते में कहां पर रेड सिग्नल है, जानिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। स्ट्रेटजी बन गई है, फोकस क्लियर है। अब की बार 303 नहीं, टारगेट 404 पार है। लेकिन ये होगा कैसे? मोदी की स्ट्रेटजी क्या है? मोदी का सबसे ज्यादा फोकस कहां है? टारगेट 404 का चक्कर क्या है? 303 सीट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मैजिक नंबर है, जिसे अपने दम पर बीजेपी ने अचीव किया था। इस बार बीजेपी के टारगेट पर 1984 में कांग्रेस का 404 वाला रिकॉर्ड है और बीजेपी के टारगेट पर यही नंबर है। अपने इस टारगेट के लिए बीजेपी ने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया है। बीजेपी का पूरा फोकस 160 सीट पर है। ये वो सीट है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती, लेकिन इस सीटों पर बीजेपी का समर्थन मिलता रहा है। जहां कुछ सीटों पर हार जीत का फासला बहुत कम मार्जिन का रहा है। अब सवाल है कि ये 160 नंबर आया कहां से? पहले उसको समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी। उस वक्त शिवसेना और जेडीयू का साथ था। सीधा सीधा गणित, 543 में से 353 सीट निकाल दें तो 190 सीट पर एनडीए हारा था। करीब 30 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी नंबर 2 पर थी। 190 में से 30 सीटें निकाल दी जाएं, तब आता है 160 का आंकड़ा। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी की कोशिश है इस बार का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर को छू जाए, और इसके लिए बहुत जरूरी था पार्टी उन सीटों पर भी जीत हासिल करे जहां या तो वो पिछले चुनाव में हारी या उसके पहले कभी जीती नहीं। ऐसी 160 सीटों का चयन फिलहाल किया गया है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर 200 तक हो सकता है। फिलहाल इन 160 सीटों पर जो रणनीति है उसमें प्रवास की जो योजना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 100 सीटों पर प्रवास करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह 60 सीटों पर। इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेके पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक इन सीटों की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है। कोशिश ये है कि चाहे केंद्रीय योजनाएं हों या फिर राज्यों की योजना या फिर वहां के लोकल मुद्दे, इन सब के सहारे जनता के बीच संपर्क करके ऐसा माहौल बनाया जाए कि उन सीटों के वोटर्स भी कह सकें मोदी मोदी। बीजेपी के 2024 के लोकसभा गणित के इक्वेशन को समझे। 543 में से 160 सीट निकाल दें तो 383 सीटों पर बीजेपी पूरी ताकत के साथ फुल फ्लेश चुनाव लड़ रही है। वहां उसकी नेक टू नेक फाइट है। बची 160 सीटें जहां बीजेपी नहीं जीती, वहां इस बार पूरी ताकत के साथ बीजेपी फाइट देना चाहती है। बीजेपी की तैयारी कैसी है, बस आप इसी से समझ सकते हैं कि 160 में से 100 सीटों का दारोमदार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद अपने कंधों पर ले लिया है। इन 100 सीटों पर जेपी नड्डा पूरी ताकत झोंकेंगे और 60 सीटों पर अमित शाह स्ट्रेटजी बनाएंगे। इसके अलावा टीम मोदी के शार्प लीडर्स को भी अलग अलग प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जो बीजेपी के सबसे ज्यादा टफ टास्क हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तमिलनाडु से आने वाली निर्मला सीतारमण को महाराष्ट्र में बारामती लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। बारामती बीजेपी के लिए कितना टफ चैलेंज है वो भी समझिए। पिछले 31 साल से इस सीट पर पवार परिवार का कब्जा रहा है, जहां से शरद पवार 6 बार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले 3 बार और उनके भतीजे अजीत पवार 1 बार सांसद रहे हैं। पिछली बार सुप्रिया सुले को 6,86,714 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी की कांचन राहुल कुल दूसरे नंबर पर रही। सुप्रिया सुले ने उन्हें 1,55,774 वोट से हराया था। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी ने ऐसे कई चैलेंज लिए हैं। जो बड़े बड़े सुरमाओं के गढ़ थे वहां कमल खिलाया है। इसीलिए 2024 में भी बीजेपी अपने विरोधियों को किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। बारामती में भी बीजेपी ने स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार के बारामती में इस बार बीजेपी सेंधमारी करने की योजना बना रही है। इस सीट से फिलहाल सुप्रिया सुले
सांसद है, लेकिन बीजेपी हर हाल में इस बार ये सीट जीतना चाहती और इसीलिए बीजेपी ने योजना भी बनाना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सीट की जिम्मेदारी दी गई है। हाल ही में निर्मला सीतारमण इस सीट पर गई थी, यहाँ पर उन्होंने मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट से एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने यहाँ से अच्छी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली और इसलिए इस बार वो कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा तगड़ा उम्मीदवार सुप्रिया सुले के खिलाफ उतारा जाए ताकि इस सीट को जीता जा सके। सूत्र बता रहे हैं कि सुप्रिया सुले के खिलाफ रूपाली चाकणकर को उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है। फिलहाल रूपाली चाकणकर एनसीपी का ही हिस्सा है और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की वो अध्यक्ष भी हैं। सूत्र बता रहे हैं कि रूपाली चाकणकर और महाराष्ट्र बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता की 2 बार बैठक भी हो चुकी है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर रूपाली चाकणकर का कहना है कि वो एनसीपी नहीं छोड़ने वाली है। तमाम तरह की खबरें गलत है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि रूपाली चाकणकर के रूप में बीजेपी को वो चेहरा नजर आ रहा है जो सुप्रिया सुले को इस सीट से मात दे सकता है। बातचीत फिलहाल शुरुआती दौर में है। बीजेपी की कोशिश यही है कि ऐसा चेहरा दिया जाए ताकि पिछले कई वर्षों से पवार जिस बारामती पर राज कर रहे हैं वहां पर इस बार कमल खिलाया जा सके। इसी तरह से मोदी टीम के रणनीतिकार भूपेंद्र यादव महाराष्ट्र की 4 सीटों की रणनीति बनाएंगे, जिसमें बुल्ढाना से शिवसेना के जाधव प्रताप राव गणपत राव सांसद हैं, जिन्हें 2019 में 5,21,977 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के बासवराज शिगने को 1,33,287 वोट से हराया था। चंद्रपुर में कांग्रेस के सुरेश धनोरकर ने बीजेपी के हंसराज गंगाराम अहिर को 44,763 वोट से हराया था। हिंगोली में शिवसेना के हेमंत पाटिल ने कांग्रेस के सुभाष वानखेड़े को 2,77,856 वोट से हराया था, जबकि औरंगाबाद में एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील ने शिवसेना के चंद्रकांत खैरे को सिर्फ 4,492 वोट से हराया था। इन चारों सीटों पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा दमदार कैंडिडेट्स ढूंढना। चंद्रपुर को छोड़कर हिंगोली, बुल्ढाना और औरंगाबाद में बीजेपी ने अब तक ध्यान ही नहीं दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है गठबंधन धर्म का पालन। इसी धर्म का पालन करते हुए बीजेपी ने अब तक ये सीटें शिवसेना के लिए छोड़ रखी थी। वहीं 2019 में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बावजूद हंसराज अहिर चंद्रपुर से चुनाव हार गए थे। इन चारों सीटों पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश अभी से शुरू भी कर दी है। बीजेपी के लिए जो अभेद्य किले हैं सबसे ज्यादा दक्षिण में है। जिस रणनीति के तहत बीजेपी चल रही है, अगर उसे दक्षिण से सपोर्ट मिलता है तो वो अपने 2024 के मिशन को आसानी से अचीव कर सकती है। खासतौर पर तमिलनाडु की कुछ सीटों पर जनरल वीके सिंह को लगाया गया है, जिसमें शिवगंगा, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और वेल्लोर अहम है। शिवगंगा में कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम जीते, बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। तिरुनेलवेली में डीएमके जीती है, बीजेपी के सहयोगी एआईएडीएमके दूसरे नंबर पर रही है। कन्याकुमारी सीट कांग्रेस के हाथ में है, बीजेपी यहाँ सेकंड नंबर पर है। कन्याकुमारी दक्षिण की सीट है जहां बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है। उसी तरह वेल्लोर में बहुत कम मार्जिन के साथ डीएमके ने एआईडीएमके से सीट छीनी थी। बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर भी है। हालांकि कर्नाटक में बीजेपी ने साल 2019 के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। अब बाकी 4 राज्यों में भी बीजेपी फोकस कर रही है। हालांकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। पिछले चुनावों की बात कर लें, 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी को 2014 के मुकाबले 2% कम वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी को 5.5% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में ग्राफ और भी गिर गया। 3.5% वोट उस हालात में मिले जब बीजेपी ने एआईडीएमके के साथ गठबंधन किया था। लेकिन अब हाल ही में स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। करीब 7.25% वोट बीजेपी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में लिए हैं और इस बात ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक तरह से नया उत्साह भर दिया है। इसी वजह से बीजेपी उन
सीटों पर फोकस कर रही है, जिसमें पिछले चुनाव में वो कम अंतर से आ रही थी, और इसके लिए नए नए वहाँ पर चुनाव प्रचार के तरीके अपनाए जा रहे हैं। साथ ही तेलंगाना भी बीजेपी के फोकस में है। पिछली बार चुनाव में बीजेपी ने वहाँ से 4 सीटें निकाली थी, और इस बार बीजेपी वहाँ पर ज़बरदस्त मेहनत कर रही है और चाहती है कि 17 सीटों में से ज़्यादा सीटें तेलंगाना से भी निकाली जा सके। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के पास बहुत कुछ करने के लिए है, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फोकस बीजेपी कर रही है। दक्षिण में अगर बीजेपी जीतती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इतना ही नहीं, बीजेपी 160 सीट के अपने लक्ष्य के जरिए विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक विजय भी हासिल करना चाहती है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश का रायबरेली। रायबरेली के लिए टीम मोदी के सबसे सॉलिड और अनुभवी नरेंद्र तोमर को चुना गया है। नरेंद्र तोमर की कोशिश होगी कि ऐसी रणनीति बनाएं जिसके जरिए कांग्रेस की सबसे ताकतवर सीट को कमजोर कर कमल खिला दिया जाए। उसी तरह से अम्बेडकर नगर में काबिज हाथी को हटाकर बीजेपी के लिए रास्ता तैयार हो। अब सवाल है कि बीजेपी की रणनीति रायबरेली में कितना गुल खिलाएगी। इसका जवाब है पिछले चुनाव के आंकड़े। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं। देखा गया है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी का वोट प्रतिशत कम हुआ है। 2014 में सोनिया गांधी को जहां 63.80% वोट मिले, 2019 में 55.80% वोट मिले, लगभग 8% वोट परसेंटेज घटा। जबकि बीजेपी को 2014 में 21.05% वोट मिले थे और 2019 में 38.36% वोट मिला, जो पिछले चुनाव से 17.31% ज्यादा था। पीएम मोदी की चुनावी रणनीति का अगर ठीक तरीके से आकलन किया जाए तो एक बात साफ समझ में आती है। मोदी का चुनावी मंत्र है, ये दिल मांगे मोर। मोदी एंड टीम अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि और ज्यादा के लिए कोशिश करती नजर आती है। उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है उत्तर प्रदेश को लेकर। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन पार्टी फिलहाल उससे संतुष्ट नहीं। पार्टी उन सीटों पर भी उत्तर प्रदेश में विशेष ध्यान लगाए हुई है जहां पिछले चुनाव में पार्टी हार गई थी। पार्टी के बड़े सूत्रों का यह दावा है कि यूपी में जीती गई सीटों के अलावा उन 4 सीटों पर भी बीजेपी की जीत कम से कम तय हो सकती है जिनमें पिछले चुनाव में बीजेपी हार गई थी। इसी प्रकार से बंगाल में भी सीटों के इजाफा की बात कही जा रही है, उड़ीसा में भी, तमिलनाडु हो या केरल। ओवरऑल बीजेपी की रणनीति साफ समझी जा सकती है कि पार्टी अपनी पूरी ताकत इस लिहाज से लगा रही है ताकि टारगेट अगर अचीव ना भी हो तो जितना मिले वो सेटिस्फैक्टरी से ज्यादा हो। बीजेपी ने 160 सीट पर फोकस किया है तो उसमें पंजाब पर भी स्पेशल अटेंशन है, क्योंकि जब से अकाली दल से नाता टूटा है तब से बीजेपी पंजाब में सियासी सांस नहीं ले पाई है। इसीलिए पंजाब की जिम्मेदारी गुजरात के मनसुख मंडाविया को दी गई है, जिसमें उन्हें संगरूर, पटियाला और लुधियाना संभालने के लिए कहा गया है। संगरूर अकाली दल के हाथ में आ गई है। आप कांग्रेस से तिकोनी लड़ाई रही है। पटियाला से परनीत कौर सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। यहाँ भी आप कांग्रेस और अकाली दल के बीच लड़ाई है। लुधियाना कांग्रेस की सीट है, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अमरिंदर सिंह से लेकर बड़े बड़े नाराज कांग्रेसी बीजेपी के पाले में आ गए हैं। इसीलिए बीजेपी को पंजाब से भी उम्मीद जगी है। लेकिन क्या सिर्फ लीडर्स को उतार देने से राह आसान हो जाएगी? वो भी तब जब भाषाई चैलेंज हो, क्योंकि बीजेपी ने लैंग्वेज के आधार पर किसी को जिम्मेदारी नहीं दी है। तमिलनाडु के जिन 4 शहरों को जिम्मेदारी दी गई है वो वीके सिंह यूपी से आते हैं, निर्मला सीतारमण तमिलनाडु से आती हैं, मनसुख मंडाविया गुजराती हैं, लेकिन पंजाब का चैलेंज सॉल्व करेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री रैलियों और पार्टी के मंच से जितनी हो सके उतनी भाषा सीखो की बात करते हैं, तो उनका मतलब ऐसे ही चैलेंज से होता है। So many languages. In a way, it is a force multiplier. But language also been exploited by selfish interests to create artificial walls in the country to divide. Today, I have a humble suggestion. Can we not use the power of language to unite India? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।